हेलो एवरीवन। आज हम हमारे लेक्चर 12 का टॉपिक नंबर 5 पढ़ने वाले हैं जो कि है जॉइन मेथड। आज वाले लेक्चर में हम दो चीज़ें देखेंगे थ्रेड के लिए, थ्रेड के अंदर जॉइन मेथड किस लिए यूज़ होता है, और एक हम देखेंगे सिंक्रोनाइज कीवर्ड। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप मल्टी थ्रेडिंग यूज़ करते हैं आपके प्रोग्राम्स के अंदर। जॉइन मेथड आपको हेल्प करता है जब आप किसी थ्रेड को पहले एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं बिफोर द मेन थ्रेड, या इस तरीके से कोई डिपेंडेंसीज बताना चाहते हैं तो उसमें आपको जॉइन मेथड बहुत हेल्प करेगा। सिंक्रोनाइज कीवर्ड किस लिए यूज होता है? सिंक्रोनाइज कीवर्ड बेसिकली इसलिए यूज होता है ताकि आपका जो भी डेटा है, जो भी आप प्रोग्राम के अंदर डेटा मेंबर से जो भी यूज कर रहे हैं उनके अंदर सिंक्रोनाइजेशन बना रहे, यानी कि कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो ये दोनों टॉपिक आज हम कवर करेंगे और उसके बाद हमारे थ्रेड के अंदर एक ही टॉपिक बच जाएगा विच इज थ्रेड कम्युनिकेशन। इसको हम एक सेपरेट वीडियो में लेंगे और इसके बाद हम करेंगे हमारा एग्जीक्यूटर सर्विस वाला लेक्चर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। चलते हैं हमारे 5th टॉपिक पे जो कि है जॉइन मेथड। ठीक है, थ्रेड प्रायोरिटी तक कल हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ने वाले हैं जॉइन मेथड। तो देखो जॉइन मेथड का पर्पस क्या है। बेसिकली द जॉइन मेथड इज यूज टू मेक द कॉलिंग थ्रेड वेट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। क्या कह रहा है ये? जॉइन मेथड इज यूज टू मेक द कॉलिंग थ्रेड वेट, यानी कि जिस थ्रेड से आपने जॉइन मेथड को कॉल किया है, ठीक है ना, जिस थ्रेड के अंदर आप जॉइन मेथड को कॉल करा रहे हो, ये उस पर्टिकुलर थ्रेड को वेटिंग स्टेट में डाल देता है। ठीक है, कब तक? जब तक कि जिस मेथड पे आपने जॉइन मेथड डाला है, ठीक है ना, जिस भी थ्रेड पे आपने जॉइन मेथड डाला है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक जिस मेथड से आपने जॉइन मेथड को कॉल किया था वो थ्रेड किस में चला जाएगा? वेटिंग में चला जाएगा। इसको कैसे समझ सकते हैं? हम क्या करते हैं, हम हमारा प्रोग्राम बनाते हैं और मेन थ्रेड जो है वहां से हम हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। सपोज मेन थ्रेड ने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया और थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट किया, यानी उसने एक थ्रेड 1 है उसको स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिए थ्रेड 1 स्टार्ट किया और उसके बाद इसने थ्रेड 1 डॉट ज्वाइन लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है, थ्रेड 1 डॉट ज्वाइन लगा दिया। कॉलिंग मेथड कौन सा था? जॉइन मेथड को कॉल कौन सा मेथड करवा रहा था? मेन थ्रेड करवा रहा था। सॉरी, कॉलिंग थ्रेड कौन सा था? मेन थ्रेड था। तो मेन थ्रेड जो है वो किस में चला जाएगा? आपका वेटिंग में। ठीक है, कब तक वेटिंग में जाएगा? जब तक आपने जिस थ्रेड पे जॉइन मेथड कॉल कराया, हमने किस थ्रेड पे करवाया? थ्रेड 1 पे। जब तक ये थ्रेड 1 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर देता तब तक मेन थ्रेड जो है आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी इससे पहले जब हम मेन थ्रेड को एग्जीक्यूट करा रहे थे तो क्या हो रहा था? थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3 सबको स्टार्ट करके वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दे रहा था। ठीक है ना, वो वेट नहीं कर रहा था कि बाकी थ्रेड जो है उन्होंने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया है या नहीं किया है। लेकिन जॉइन मेथड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे एक डिपेंडेंसी बना सकते हो। डिपेंडेंसी कैसी? कि जिस कॉलिंग थ्रेड ने जॉइन को कॉल किया है वो कॉलिंग थ्रेड चला जाएगा वेटिंग स्टेट में अंटिल व्हेन, कब तक? जब तक जिस जॉइन मेथड को आप जिस थ्रेड से कॉल करवा रहे हो, ठीक है ना, उस थ्रेड का एग्जीक्यूशन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मेन जो है अपना आगे का फर्दर एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से सपोज थ्रेड 1 ने अपना अगर सपोज काम कंप्लीट कर लिया तो वापस से जो होगा मेन थ्रेड होगा वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा और थ्रेड 2 को स्टार्ट कर देगा। थ्रेड 2 को स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन थ्रेड 2 को स्टार्ट करने के बाद वापस इसने क्या कर दिया? थ्रेड 2 डॉट ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे भी एक पॉज आ जाएगा। पॉज किसके लिए आ जाएगा? मेन थ्रेड के लिए, यानी कि थ्रेड 2 डॉट ज्वाइन कॉल करते ही मेन थ्रेड वापस किस में चला जाएगा? वेटिंग में, अंटिल जब तक थ्रेड 2 जो है अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर देता। ठीक है, जैसे थ्रेड 2 अपना टास्क कंप्लीट करेगा, थ्रेड 2 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, वैसे मेन थ्रेड वापस वेटिंग से रिज्यूम कर लेगा और रनिंग स्टेट में आके थ्रेड 3 को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये बात समझने वाली है कि जब जॉइन मेथड्स नहीं थे, हमने जब अभी तक जॉइन मेथड यूज नहीं किया था, तब क्या हो रहा था? मेन थ्रेड जो है कॉन्टिन्यूसली चल रहा था। उसने पहले थ्रेड 1 को स्टार्ट किया, फिर थ्रेड 2 को स्टार्ट किया, थ्रेड 3 को स्टार्ट किया और वो अपना यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देता था। ठीक है ना, इनके एग्जीक्यूशन के कंप्लीट होने से पहले मेन थ्रेड हमारा कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अब हम क्या चाह रहे हैं कि मेन थ्रेड के अंदर जितने भी थ्रेड्स हमने लिखे हैं, सपोज अगर वो थ्रेड्स हम चाहते हैं कि पहले कंप्लीट हो मेन थ्रेड से, तो हम क्या लगा सकते हैं? वहां पे जॉइन मेथड लगा सकते हैं, जो कि क्या करता है? मेन थ्रेड को वेटिंग स्टेट में डाल देता है जब तक कि जिस भी मेथड पे आपने जॉइन मेथड कॉल किया है वो उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता। ओके, तो बेसिकली ये इसका पर्पस है।
इससे क्या अचीव होता है, इस तरीके से आपका सिंक्रोनाइजेशन अचीव होता है। सिंक्रोनाइजेशन कैसे अचीव होता है, क्योंकि आप इंश्योर करते हो कि अगर सपोज हमारे पास कुछ टास्क थे, जो भी था कि मेन थ्रेड के अंदर कुछ ऐसे टास्क हैं जो थ्रेड 1 और थ्रेड 2 के कंप्लीट होने के बाद ही एग्जीक्यूट होने चाहिए, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन हमें चाहिए होगा। सिंक्रोनाइजेशन क्यों, क्योंकि सिंकिंग क्यों चाहिए, क्योंकि मेन थ्रेड के कुछ टास्क जो है वो थ्रेड 1 और थ्रेड 2 के कंप्लीट होने के बाद आने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, मेन थ्रेड को हमें वेटिंग में डालना पड़ेगा। कब तक वेटिंग में डालना पड़ेगा, जब तक थ्रेड 1 और थ्रेड 2 अपना टास्क कंप्लीट ना कर ले, और उसे वेटिंग में डालने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जॉइन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, join helps in synchronizing multiple threads, ensuring that a thread completes its execution before the next step in the calling thread proceed, ठीक है। अब देखिए, ये तो चीज बात हुई कि ज्वाइन मेथड से हम क्या कर पा रहे हैं कि हमने उसको वेटिंग में डाल दिया, लेकिन कब तक वो वेट करेगा। पॉसिबिलिटी है कि थ्रेड 1 जो है उसके अंदर या तो कोई एक्सेप्शन आ जाए, ठीक है, या सपोज कोई एरर आ जाए, तो उस केस में मेन थ्रेड जो है वो इनफाइनाइटली तो ना वेट करेगा, ठीक है ना। उससे तो फिर ना तो सिंक्रोनाइजेशन अचीव होगा, ना ही आपका प्रोग्राम कंप्लीट होगा। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, आपको कुछ ओवरलोडेड वर्जन दिए हैं ज्वाइन मेथड के। तो ये ओवरलोडेड वर्जन डिस्कस करने से पहले आप ये देखिए, ये पॉइंट समझना जरूरी है, ओवरलोडेड वर्जन का क्या मतलब है यहाँ पे। However, as with sleep, join is dependent on the OS for timing. join जो है वो OS की टाइमिंग पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि join जो है हमेशा उतना ही टाइम एग्जैक्टली वेट करेगा जितना आपने स्पेसिफाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 ओवरलोडेड ज्वाइन फंक्शन होते हैं। एक तो होता है ज्वाइन मेथड, है ना। ज्वाइन मेथड में अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, इसका मतलब क्या होगा, आपका जो भी कॉलिंग थ्रेड है वो इनडेफिनेटली वेट करेगा, ठीक है, इनडेफिनेटली वेट करेगा, ठीक है। इसका ये मेथड क्या हो जाएगा, अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर से नीचे चला गया है, ये इसका जो सिग्नेचर है वो क्या है, पब्लिक फाइनल वॉइड ज्वाइन, ठीक है। इसके बाद अगर आप दूसरा मेथड है, दूसरे मेथड में आप क्या कर रहे हो, एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो जो क्या है, लॉन्ग टाइप का है, मिली सेकेंड। इसका मतलब क्या है, जो भी यहाँ पे आप स्पेसिफाई करेंगे मिली सेकेंड, उतने टाइम के लिए आपका कॉलिंग थ्रेड वेट करेगा। इसका सिग्नेचर क्या है, पब्लिक फाइनल, ठीक है। सिंक्रोनाइज, देखो एक नया कीवर्ड आया है, ये भी हम आज के लेक्चर में आगे देखने वाले हैं, ठीक है। वॉइड ज्वाइन लॉन्ग मिली सेकेंड, देखो किस तरीके के कीवर्ड्स हैं, ये फाइनल कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना। फाइनल कीवर्ड है, फाइनल कीवर्ड आप यहाँ पे यूज कर रहे हो इन मेथड्स पे, इसका मतलब इनको आप ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसा भी इनका एक्चुअल सिग्नेचर है वैसा का वैसा, लेकिन इनको आप ओवरराइड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये मेथड्स किस टाइप के हैं, फाइनल टाइप के हैं। इसी तरीके से एक आपको अगर देना है कि कितने मिली सेकेंड प्लस कितने नैनो सेकेंड के लिए वेट करे, ठीक है ना। जैसे 5 मिली सेकेंड 2 नैनो सेकेंड के लिए हम वेट कराना चाहते हैं, तो आप 2 आर्ग्यूमेंट्स भी यहाँ पे पास कर सकते हैं, एक आपका लेगा मिली सेकेंड और एक लेगा आपका नैनो सेकेंड। ये वाला मेथड भी अगेन क्या है, आपका फाइनल है, ठीक है। और सिंक्रोनाइज कीवर्ड अभी आज देखेंगे, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी हमें मेनली क्या समझना है कि जॉइन मेथड का मतलब क्या है। अगर हम जॉइन मेथड को कॉल कराते हैं, जो भी कॉलिंग थ्रेड होगा, ठीक है ना, जो भी कॉलिंग थ्रेड होगा वो क्या चला जाएगा, वेटिंग में चला जाएगा, ठीक है। और कितनी देर तक वेटिंग में जाएगा, जिस भी मेथड पे आप, जिस भी थ्रेड पे आप कॉल करोगे, जब तक कि उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये जो आपका कॉलिंग थ्रेड है वो किस में रहेगा, वेटिंग में रहेगा। इसको एक बार प्रोग्राम के हेल्प से समझते हैं तो हमें और इजीली क्लियर हो जाएगा। हम हमारा ही प्रोग्राम लेते हैं। देखिए मैं एक ही प्रोग्राम कंटिन्यूशन में इसलिए ले रही हूँ ताकि क्या है, चीजों को आप रिलेट कर पाए, ठीक है। तो ये वही प्रोग्राम है जिसके अंदर हम क्या करे थे, 3 लूप्स लिए थे, ठीक है। तीनों लूप का काम क्या है, 1 से 1000 तक नंबर प्रिंट करवाना, जिसमें हमने 3 थ्रेड बनाए। एक तो क्या प्रिंट कराता है 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, दूसरा क्या प्रिंट कराता है 1 हैश 2 हैश 3 हैश, और तीसरा थ्रेड क्या प्रिंट कराता है $1 $2 $3। देखिए इसको जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा थ्रेड कौन सी वैल्यूज को कॉल कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एक स्पेशल सिंबल्स ले लिए थे। अगर आप बिल्कुल आज ही यहीं से स्टार्ट करें वीडियो देखना, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले प्लीज प्रीवियस वीडियोस देखिए, थ्रेड का इंट्रोडक्शन समझिए, कैसे थ्रेड को क्रिएट किया जाता है, कैसे उसकी प्रायोरिटी देखी जाती है, क्या थ्रेड की स्टेट्स होती हैं, तब आप इस पहले वीडियो पे आइए। अदरवाइज क्या डायरेक्ट ज्वाइन मेथड पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए और फिर इस लेक्चर पे आइए, ठीक है। तो देखिए अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम इसको पहले बिना ज्वाइन मेथड के कॉल करते हैं। यहाँ पे हमने कोई ज्वाइन मेथड नहीं करा है, तो मेन थ्रेड क्या करेगा, 3 थ्रेड्स बनाएगा और तीनों थ्रेड को स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम ये कल हमने देखा था प्रायोरिटी वाला, अभी इसको एक बार हम हटा देते हैं, ठीक है, सिंपल सा रखते हैं, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बार। अभी देखिए बिना ज्वाइन मेथड के एक बार मैं पहले आपको कॉल करके बता रही हूँ, फिर हम ज्वाइन मेथड की हेल्प से भी करेंगे।
जब आप बिना ज्वाइन मेथड के करोगे तो क्या हो जाएगा, मेन थ्रेड जो है कंटिन्यूअसली चलेगा, सारी चीजों को स्टार्ट कर देगा और अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पे आप देखो मेन जो है पहले ही एग्जीक्यूट हो गया है, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3 जो है वो बाद में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मेन जो है वो पहले ही एग्जीक्यूट होके बैठ गया है। अब हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हम चाहते हैं कि जो मेन है वो कब कंप्लीट हो, जब आपका मेन जो है अपना एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट करे, जब थ्रेड T1 जो है, ठीक है, वो अपना काम कंप्लीट कर दे। तो यहाँ पे हम एक लिख देते हैं, एक जस्ट मैसेज डाल देते हैं कि थ्रेड 1 स्टार्टेड, ठीक है, और यहाँ हम डाल देते हैं T1 डॉट ज्वाइन। जैसे ही मैं T1 डॉट ज्वाइन मेथड डालूंगी तो इसका मतलब क्या होगा, मेन थ्रेड जो है आपका यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ पर आके क्या चला जाएगा, वेटिंग में चला जाएगा। कब तक, जब तक T1 का टास्क कंप्लीट नहीं हो जाएगा। T1 आपका कौन सा है, थ्रेड 0 है। नंबर हम देख लेंगे, इसका नंबर कैसे देखते हैं, करंट थ्रेड डॉट गेट नेम से, ठीक है। तो इसको एक बार वापस स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि अब आपका मेन कहाँ पे कंप्लीट होगा। अब देखिए थ्रेड 1 स्टार्ट हुआ, थ्रेड 1 ने अपना काम कंप्लीट करना स्टार्ट किया, ठीक है ना। उसके बाद देखो थ्रेड 0 का जब टास्क कंप्लीट हुआ है उसके बाद मेन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ये चीज समझना है। जैसे T1 डॉट स्टार्ट किया, T1 जो है आपका कौन सा थ्रेड है, थ्रेड 0 है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने इसको, चलो इसे भी हम थ्रेड 0 ही लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा एम्बिग्यूटी ना रहे चीजों को समझने में। ये आपका थ्रेड 0 है, ठीक है। थ्रेड 0 आपने सबसे पहले स्टार्ट किया, ठीक है, थ्रेड 0 ने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया और उसके बाद T1 डॉट आपने क्या लगा दिया, ज्वाइन लगा दिया। तो मेन मेथड यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, यानी कि अभी अपना एग्जीक्यूशन कब तक नहीं करेगा, जब तक T1 कंप्लीट नहीं हो जाए। तो देखो थ्रेड 0 स्टार्ट हुआ, थ्रेड 0 ने अपना काम करना स्टार्ट किया। अब देखो सिर्फ थ्रेड 0 ही चल रहा है। सिर्फ थ्रेड 0 क्यों चल रहा है, क्योंकि T2 डॉट स्टार्ट जो है वो T1 डॉट ज्वाइन के बाद है। तो जब तक T1 कंप्लीट नहीं हो जाएगा मेन थ्रेड जो है T2 को स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो T1 कंप्लीट हुआ, T1 के कंप्लीट होते ही हमने लिखा कि भाई हमारा जो थ्रेड 0 है उसका टास्क कंप्लीट हो गया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मेन मेथड क्या करेगा, T2 और T3 को पैरेलली स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि अब आप कोई ज्वाइन मेथड नहीं लगा रहे, ठीक है। तो T2 को स्टार्ट कर देगा, T3 को स्टार्ट कर देगा और अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा। तो उसने यहाँ पे T2 को स्टार्ट कर दिया, T3 को स्टार्ट कर दिया, अब वो कॉन्करेंटली चल रहे हो, मेन थ्रेड जो है वो भी अपना कंप्लीट हो गया। अब सपोज अगर आप T2 डॉट स्टार्ट के बाद भी T2 डॉट ज्वाइन लगा देते हैं, या फिर हम सपोज ऐसे बोले कि हम क्या चाहते हैं कि T2 और T3 के कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, T2 और T3 के कंप्लीट होने के बाद ही क्या हो, मेन मेथड कंप्लीट हो। तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, T2 डॉट ज्वाइन और T3 डॉट ज्वाइन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कंपल्शन लगा दिया कि पहले जो T1 पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद T2 और T3 स्टार्ट हो। और T2 और T3 के स्टार्ट होने के बाद भी जब T2 और T3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, हमारे मेन मेथड को कंप्लीट करेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारा मेन मेथड कहाँ कंप्लीट होता है। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको और बेटर वे में लिख लेते हैं। यहाँ पे एक स्लैशन लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं मेन थ्रेड कंप्लीट, ठीक है, और यहाँ कर देते हैं इसको कॉन्केटिनेट। अब देखिए हमने क्या कंपल्शन लगा दिया कि तीनों थ्रेड्स कंप्लीट होंगे उसके बाद मेरा मेन मेथड कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, मेन थ्रेड कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए पहले थ्रेड 0 कंप्लीट हुआ, थ्रेड 1 कंप्लीट हुआ, थ्रेड 2 कंप्लीट हुआ और लास्ट में जाके आपका मेन थ्रेड कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। तो ज्वाइन मेथड का यही मतलब है कि जो भी कॉलिंग थ्रेड है उसको आप वेटिंग में डाल दो, कब तक, जब तक जिस भी थ्रेड पे आपने ज्वाइन मेथड कॉल किया है वो थ्रेड कंप्लीट नहीं हो जाता। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ज्वाइन मेथड, ठीक है। इसी के अगर आपको, ये तो था नॉर्मल ज्वाइन मेथड जिसमें इनफाइनाइटली कब तक वेट करेगा, जब तक कि आपका थ्रेड कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर आपको स्पेसिफाई टाइम स्पेसिफाई करके देना है तो आप इन मेथड्स को ओवरलोड भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वर्ड है आपका, नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे वो है सिंक्रोनाइज कीवर्ड, ठीक है। अब देखिए सिंक्रोनाइज कीवर्ड का क्या मतलब होता है, इन मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग ensuring the thread safety and synchronization is crucial to avoid data inconsistency and race condition। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, हम DBMS में भी पढ़ते हैं ना जब ट्रांजैक्शन कॉन्करेंसी कंट्रोल, उसमें भी हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है, अगर हमारे एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलें, सपोज आपका अकाउंट है, ठीक है ना, किसी बैंक में आपका अकाउंट है जिसमें आपका बैलेंस रखा है 1000 रुपीज, ठीक है। अब ये 1000 रुपीज गए, ठीक है ना, ये 1000 रुपीज आए हैं आपके बैलेंस के अंदर, ठीक है। अब आप एक एटीएम में जाते हैं और एटीएम से आप क्या चाहते हैं,
500 रुपए इसको रिट्रीव करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। 500 रिट्रीव करना चाह रहे तो एटीएम मशीन में पहले क्या होगा, आपके डेटाबेस में जाके चेक होगा कि आपके अकाउंट में एक्चुअल में बैलेंस कितना है, कहीं आप ज्यादा तो नहीं निकालना चाह रहे जितना बैलेंस है उससे। तो यहाँ पे चेक करेगा कि पैसे आपके कितने रखे, 1000 रुपए रखे और आप कितना निकालना चाह रहे हैं, 500 रुपए निकालना चाह रहे हैं, तो ये आपको अलाउ कर देगा, ठीक है, क्योंकि आपका बैलेंस जो है आपके रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी एक सिंगल टास्क चल रहा था तो ये हो गया और आपके पास बैलेंस कितना बचा, 500 बचा, ठीक है। अब एक टास्क क्या हो सकता है, अगर आप इस चीज को पैरेलली एक तरीके से और चीजें अज्यूम करके देखें। क्या चीज, एक तो आप क्या कर रहे हैं, एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, और एक ही आप अपने फ्रेंड को क्या बोलते हैं कि जिस टाइम पे वो आप उसको अपना जो भी अकाउंट है उसका क्रेडेंशियल्स दे देते हैं और उसे कहते हैं कि कोई भी जैसे होता है ना, जब हम किसी शॉप पे परचेसिंग करने जाते हैं तो क्यूआर कोड से स्कैन करके भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो अब आपकी फ्रेंड को, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ, लिख देते हैं फ्रेंड को, ठीक है, ये फ्रेंड है और ये आप खुद 2 पर्सन, ठीक है। तो फ्रेंड को आप क्या बोलते हैं कि जो भी शॉप पे आप जा रहे हो, जहाँ पे भी आप पेमेंट कर रहे हो, तो आप उसी टाइम पेमेंट करना जिस टाइम पे मैं एटीएम से ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, यानी कि आप क्या करना चाह रहे हो, सेम टाइम पे आपके अकाउंट को एक्सेस करना चाह रहे हो फॉर द रिट्रीवल ऑफ मनी। तो क्या होगा, सपोज फ्रेंड कहता है ठीक है, वो फ्रेंड ने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल दी 700 की और यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट कितनी डाल दी 500 की। तो यहाँ पे देखिए सपोज दोनों ने सेम टाइम पे डाली तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसने 500 रीड करे तो यहाँ पे इसको 500 मिल जाएंगे क्योंकि 1000 रुपए रखे हैं। लेकिन ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले ही फ्रेंड ने भी किसकी रिक्वेस्ट कर दी, 700 रुपए की रिक्वेस्ट कर दी। तो क्योंकि ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो अभी अकाउंट बैलेंस आपका अपडेट नहीं होगा, तो यहाँ से इसको भी क्या मिल जाएगा कि हाँ बैलेंस कितना रखा है, 1000 रुपए रखे हैं, तो ये भी इजीली कितने निकाल पाएगा, 700 रुपए निकाल पाएगा। तो देखो आपका टोटल अमाउंट तो कितना था, 1000 ही था, लेकिन आपने निकाल कितने रुपए लिए, 1200। तो ये एक तरीके से क्या आ गई, डेटा इनकंसिस्टेंसी आ गई। टोटल अमाउंट तो 1000 रुपए ही थे, लेकिन क्योंकि देखो अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, सपोज हम अभी क्या कह रहे हैं कि अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है आपके अकाउंट में, तो उससे क्या हो सकता है, इस तरीके की इनकंसिस्टेंसीज आ सकती हैं कि आपका जो मिनिमम बैलेंस था, सॉरी जितना आपका एक्चुअल बैलेंस था उससे ज्यादा आप क्या कर पा रहे हो, अमाउंट निकाल पा रहे हो, ठीक है ना। तो इसी केस को लेके ये एक तरीके से क्या हो गया, आपकी डेटा इनकंसिस्टेंसी हो गई। इसी को अवॉइड करने के लिए आप क्या यूज करते हो, सिंक्रोनाइजेशन यूज करते हो, और ये बहुत क्रूशियल स्टेप होता है आपके प्रोग्रामिंग के अंदर कह लीजिए, चाहे डेटाबेस के अंदर कह लीजिए, क्योंकि इस सिंक्रोनाइजेशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डेटा कंसिस्टेंसी अचीव कर सकते हो। तो ये सिंक्रोनाइजेशन हमारे मल्टी थ्रेडिंग को, मल्टी थ्रेडिंग में भी जरूरी क्यों है, मल्टी थ्रेडिंग में आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल थ्रेड्स को पैरेलली एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, ठीक है ना। अब सपोज कोई वर्क ऐसा है जिसपे एक से ज्यादा थ्रेड काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा थ्रेड काम करने की वजह से क्या हो रहा है, उस मेथड पे या उस मेंबर पे सपोज एक से ज्यादा थ्रेड मल्टीपल काम कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट टाइप वैल्यूज हो रही है, ठीक है ना। सपोज कोई वेरिएबल है काउंट, ठीक है, उस काउंट को हमको क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, लेकिन इस काउंट को इंक्रीमेंट जो है मल्टीपल थ्रेड से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सपोज अगर आपका मेन थ्रेड जो है इन सारे थ्रेड्स को कॉन्करेंटली चला देता है, यानी पैरेलली चला देता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके काउंट की जो वैल्यू है वो सारे थ्रेड्स एट अ टाइम एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्या हो सकता है, सपोज काउंट की वैल्यू थी 0, ठीक है, और चारों थ्रेड ने क्या कॉल कर दिया, काउंट प्लस प्लस, ठीक है, चारों थ्रेड से अगर काउंट प्लस प्लस कर दिया तो काउंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हमें डिजायरेबल वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू होनी चाहिए 4। लेकिन अगर हमने इन चारों को पैरेलली एग्जीक्यूट करा तो क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है कि चारों जो है काउंट की वैल्यू क्या रीड कर ले, 0 रीड कर ले, तो सारे काउंट की वैल्यू को क्या कर देंगे 1 1 1 1, ठीक है। तो आपकी डिजायरेबल वैल्यू तो 4 थी, लेकिन आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, आपको मिल कितनी रही है 1। तो ये क्या आ गई आपकी डेटा इनकंसिस्टेंसी। आपका काउंट जो है एक्चुअली में तो 4 बार इंक्रीमेंट हुआ, बट क्योंकि इनकंसिस्टेंसी की वजह से या म्यूचुअल एक्सक्लूजन ना होने की वजह से आपका क्या हो गया, सारे थ्रेड्स ने एट अ टाइम सेम टाइम पे काउंट की वैल्यू को रीड करा जो कि 0 थी, और उस 0 को सबने अपने हिसाब से इंक्रीमेंट कर दिया। तो आपकी वैल्यू आई 1 जबकि आपकी डिजायरेबल वैल्यू थी 4। तो यहाँ पे आपकी क्या आ गई, डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो इसको अचीव करने के लिए यूज किया जाता है सिंक्रोनाइजेशन, और सिंक्रोनाइजेशन को यूज करने के लिए जावा में यूज किया जाता है सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। ओके, तो द सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड इन जावा प्रोवाइड्स अ बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर अचीविंग अ थ्रेड सेफ्टी। देखो थ्रेड सेफ्टी की भी बात हुई ना, जब आपको डिजायरेबल आउटपुट ही नहीं मिल रहा तो ये थ्रेड सेफ्टी नहीं है, ठीक है ना। तो इसको अचीव करने के लिए आप यूज करते हो सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। तो सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड आपको किस लिए हेल्प करता है, इट अलाउज यू ओनली वन थ्रेड एट अ टाइम एक्सेस अ सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक और मेथड। सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक और मेथड का मतलब यही हो गया, जैसे कि मेरे ब्लॉक के अंदर था कि मुझे काउंट को इंक्रीज करना था, तो मैं इस ब्लॉक को क्या बना दूंगी, इस ब्लॉक को मैं सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक बना दूंगी। सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का मतलब क्या हो जाएगा, एट अ टाइम इसके अंदर सिर्फ एक ही थ्रेड जो है एंटर कर सकता है,
ठीक है ना। बाकी थ्रेड्स अगर एंटर करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हमारा ये था कि T1, T2, T3, T4, ठीक है। चारों थ्रेड्स को काउंट की वैल्यू इंक्रीज करनी है, लेकिन अगर चारों को एक साथ इंक्रीज करवा रहे थे तो हमारी डेटा इनकंसिस्टेंसी आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, सिंक्रोनाइज कीवर्ड्स यूज करा है, ठीक है ना। सिंक्रोनाइज कीवर्ड क्या कहता है, एट अ टाइम सिर्फ एक ही थ्रेड जो है इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक को एक्सेस कर पाएगा। अगर T1 इसको एक्सेस कर रहा है तो यहाँ पे लग जाएगा आपका लॉक, ठीक है। T1 जो है यहाँ पे लॉक लगा लेगा, और T2, T3, T4 अगर एक्सेस करना चाहेंगे तो वो तीनों किस में चले जाएंगे, उस टाइम तक चले जाएंगे वेटिंग में, ठीक है। फिर जैसे T1 अपना काम कंप्लीट करेगा, ठीक है, T1 ने सपोज अपना काम कंप्लीट किया तो वो क्या कर देगा, यहाँ पे लॉक को रिलीज कर देगा कि भाई मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या हो सकता है, T2, T3, T4 में से एक जने को मौका मिलेगा कि वो थ्रेड जो है पर्टिकुलर एक थ्रेड जो है इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक में जाए और वो अपना काम चालू करे। तो आप सिंक्रोनाइजेशन को एक तरीके से लॉक की तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई भी ब्लॉक आपका सिंक्रोनाइज ब्लॉक है तो उसका मतलब है उस पर एट अ टाइम सिर्फ एक ही थ्रेड काम कर सकता है, एक ही थ्रेड उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, या उस पर जो भी कुछ काम करना है वो एक ही थ्रेड करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको एक रिप्रेजेंटेशन से भी समझाया है, सेम ही चीज को अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये एक सिंक्रोनाइज मेथड है जिसको 4 थ्रेड्स एक्सेस करना चाह रहे हैं, बट थ्रेड 1 ने सबसे पहले इसमें लॉक एक्वायर कर लिया तो बाकी जो थ्रेड्स हैं ये किसमें चले जाएंगे, वेटिंग स्टेट में, ठीक है। अब सपोज थ्रेड 1 का काम कंप्लीट हो गया, थ्रेड 1 का काम कंप्लीट होते ही वो क्या कर देगा, लॉक रिलीज कर देगा, और लॉक रिलीज कर देगा यानी कि अभी जो ये मेथड है इसके ऊपर कोई भी थ्रेड नहीं है, तो नेक्स्ट थ्रेड जो है वो एंटर हो सकता है। तो नेक्स्ट थ्रेड कौन सा एंटर हो गया, थ्रेड 3, तो थ्रेड 3 एंटर होके वो इस पे लॉक एक्वायर कर लेगा, तो बाकी थ्रेड्स होंगे वो किस में चले जाएंगे, वेटिंग स्टेट में, ठीक है। तो बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन का मतलब आप यही समझ लीजिए, डेटा इनकंसिस्टेंसी को हटाना है, ठीक है, कोई रेस कंडीशन नहीं आनी चाहिए, उसके लिए जो पर्टिकुलर कोई मेथड्स है या पर्टिकुलर कोई ऐसा ब्लॉक है जिसके ऊपर आपको पता है कि डेटा इनकंसिस्टेंसी आ सकती है, तो उस केस में आप उस मेथड को या उस ब्लॉक को क्या असाइन कर देते हैं, सिंक्रोनाइज्ड असाइन कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, कंडीशन आ जाती है कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक को एट अ टाइम सिर्फ एक ही थ्रेड एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को बेसिकली क्या बोला जाता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या हो गया, जो सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड है जावा के अंदर वो क्या इंश्योर करता है, ओनली वन थ्रेड कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ अ कोड एट अ टाइम। जो चीज मैंने बोली वही चीज है, प्रोवाइडिंग अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रिवेंटिंग द रेस कंडीशन। ऑब्जेक्ट लॉक का मतलब क्या हो गया, जब भी कोई थ्रेड एंटर करेगा सिंक्रोनाइज ब्लॉक या मेथड के अंदर तो वो क्या एक्वायर कर लेगा, लॉक। यही मैंने आपको बताया, जैसे थ्रेड 1 इसने एंटर किया तो थ्रेड 1 ने यहाँ पे क्या एक्वायर कर लिया, लॉक एक्वायर कर लिया, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन वेदर मेथड इज एन इंस्टेंस मेथड, डिपेंड करे मेथड जो है आपका इंस्टेंस मेथड भी हो सकता है, स्टैटिक मेथड भी हो सकता है। तो देखो सिंक्रोनाइज का मतलब ये नहीं है कि कोई मेथड आपका नया स्पेशल बन जाएगा, मेथड अभी भी आपका इंस्टेंस मेथड भी बन सकता है, स्टैटिक मेथड भी बन सकता है। द थिंग इज अगर आपको उस मेथड पे सिंक्रोनाइजेशन चाहिए तो आप क्या यूज कर लोगे उस मेथड की सिग्नेचर के अंदर, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड, ठीक है। विजिबिलिटी क्या है, what it ensures that changes made by one thread to share data are visible to other thread। देखो विजिबिलिटी का मतलब क्या है, जो चीज हम यहाँ पे कह रहे थे, ठीक है। हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो काउंट है वो सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है ना, ये मेथड जो है सिंक्रोनाइज्ड है। तो सपोज यहाँ पे फर्स्ट थ्रेड है वो एंटर हो गया, ठीक है, तो बाकी थ्रेड्स किस में चले जाएंगे, वेटिंग में चले जाएंगे, ठीक है। काउंट T1 गया, T1 ने काउंट को इंक्रीमेंट किया तो काउंट की वैल्यू 0 थी, अब काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अब सपोज जब T1 का काम कंप्लीट हो जाएगा और जब T2 इसमें एंटर करेगा तो T2 को काउंट की वैल्यू क्या मिलेगी, जो विजिबल का मतलब क्या है, जो अपडेटेड लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू है काउंट की वो मिलेगी, काउंट की 0 नहीं मिलेगी, अब काउंट की वैल्यू उसको मिलेगी 1। तो अब T2 इस पे काम करेगा तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T2 काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। फिर सपोज T2 का काम हो गया, अब T3 ने अगर एंटर किया तो T3 को काउंट की वैल्यू मिलेगी 2, उसमें वो इंक्रीमेंट करेगा तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। फिर इसी तरीके से लास्ट में अगर सपोज T4 अगर आपका एंटर करता है तो T4 को अपडेटेड वैल्यू मिलेगी जो कितनी है 3, और जब उसको इंक्रीमेंट करेगा तो लेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो देखो हमको सिंक्रोनाइजेशन से क्या हुआ, जो हमारा डिजायर आउटपुट है वो हमको यहाँ पे क्या हो रहा है, अचीव हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे समझाई गई है, विजिबिलिटी का मतलब यही है कि जो भी चेंजेस हुई है, ठीक है ना, जो भी चेंजेस हुए हैं किसी भी थ्रेड के द्वारा वो जो चेंजेस है वो दूसरे थ्रेड्स को भी विजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो यही चीज है, यहाँ पे भी देखिए वही चीज मैंने थोड़ा सा क्या इन चीजों को यहाँ पे डायग्रामेटिकली बताया है, ताकि क्या है जब आप इन नोट्स को पढ़ो तो आप चीजों को रिलेट कर सको कि कैसे सिंक्रोनाइजेशन अचीव हो रहा है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देते हैं, ये एग्जांपल हमने हमारे प्रोग्राम के अंदर भी मेंशन किया, प्रोग्राम का ये एग्जांपल लिया है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, देखो
सेम वो काउंटर वाला एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या करा, एक क्लास बनाई काउंटर, ठीक है, उसके अंदर एक इसका इंस्टेंस मेंबर बनाया है। इंस्टेंस मेंबर क्या है, काउंट, ठीक है, जिसके अंदर हमें काउंट को इंक्रीमेंट करना है। अब क्योंकि काउंट को इंक्रीमेंट करना है तो मैं क्या चाहती हूँ कि काउंट जहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है वो मेथड जो है जहाँ पे मैं काउंट को इंक्रीमेंट कर रही हूँ, ये मेथड मेरा सिंक्रोनाइज्ड है। तो मैं क्या करूंगी, उस मेथड के अंदर यूज करूंगी सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं कहाँ पे कर रही हूँ काउंट को इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मेथड के अंदर। तो जहाँ पे मैं इसका सिग्नेचर लिख रही हूँ पब्लिक वॉइड इंक्रीमेंट, सिंपली तो हम ये लिखते हैं। मैं क्या चाहती हूँ ये मेथड जो है मेरा क्या बन जाए, सिंक्रोनाइज्ड बन जाए। तो मैंने क्या यूज कर लिया, यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड यूज कर लिया। तो देखो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, सिंक्रोनाइज लिख दिया। और सिंक्रोनाइज लिखने से क्या हो जाएगा, ये जो ब्लॉक है ये आपका क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक हो जाएगा। इसका मतलब एट अ सिंगल टाइम एक ही थ्रेड जो है इस पे काम कर सकता है। और लास्ट जो एक मेथड है वो सिंपल मेथड है जिससे आप काउंट को रिट्रीव कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, एक क्लास और हम बना रहे हैं काउंटर अपडेट, जो कि एक्सटेंड किसको कर रही है, थ्रेड को कर रही है, ठीक है ना। मल्टी थ्रेडिंग हम अचीव करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक काउंटर टाइप का इसका ऑब्जेक्ट बना लिया और ये ऑब्जेक्ट हम किस में पास करें, काउंटर अपडेट के कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। देखो ये करना जरूरी है क्योंकि हम क्या चाहते हैं, सेम ही ऑब्जेक्ट पे आपकी मल्टी थ्रेडिंग हम करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा दिस डॉट काउंटर इक्वल टू काउंटर, ठीक है। रन मेथड के अंदर जो भी काम मल्टी थ्रेडिंग में कराना होता है वो हम रन मेथड में लिखते हैं। और रन मेथड में हम क्या करा रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस काउंट को हम 1000 टाइम इंक्रीमेंट करवाएं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, i इक्वल टू 0 से लेके 1000 तक एक लूप चला दिया और काउंटर डॉट इंक्रीमेंट मेथड को यहाँ कॉल करा दिया, ठीक है। अब चलते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन में, ठीक है। यहाँ पे काउंटर हमने रेफरेंस इसका आर्गुमेंट क्यों लिया है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हम इस मेथड को कॉल कराना चाहते हैं। तो देखो यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम किसको कॉल करा रहे हैं, इंक्रीमेंट मेथड को। क्योंकि इंक्रीमेंट मेथड किस तरीके का मेथड है, इंस्टेंस मेथड है। तो इस इंस्टेंस मेथड को कॉल कराने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, काउंटर का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो इस काउंटर के ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पास करवा रहे हैं, हमारी जो दूसरी क्लास जहाँ पे हम मल्टी थ्रेडिंग अचीव करना चाहते हैं उसके कंस्ट्रक्टर में, ताकि हमेशा क्या हो, जब भी एक इसका नया थ्रेड बने, जब भी इस क्लास में एक नया थ्रेड बने, उसके पास क्या हो, इस काउंटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट हो जिससे कि आप इस इंक्रीमेंट मेथड को कॉल करा पाओ, ठीक है। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे, सो डोंट वरी। अब हमने एक क्लास बनाई टेस्ट सिंक्रोनाइज नाम से, जहाँ पे आप इस सिंक्रोनाइज कीवर्ड को टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको एक्सेप्शन थ्रो करना कंपलसरी है, ये अभी आप देखेंगे, ठीक है, क्यों करना कंपलसरी होता है। यहाँ पे देखिए एक्चुअली मैंने यहाँ पे मैं बताना भूल गई, ये मैंने पहले एक्चुअली में टेस्ट कर रही थी तो वहां देखा था। देखो अगर आप ये नहीं लिखते हैं ना, यहाँ पे अगर इंटरप्टेड एक्सेप्शन को थ्रो नहीं करते, ठीक है, तो ये जॉइन मेथड जो है वो आपको एरर देने लग जाएगा, ठीक है ना। जॉइन मेथड एरर क्यों देने लग जाएगा, क्योंकि आप अनहैंडल्ड एक्सेप्शन को हैंडल करना जरूरी है। कौन सा एक्सेप्शन को हैंडल करना जरूरी है, जब आप जॉइन मेथड लगा रहे हैं इंटरप्टेड एक्सेप्शन को। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो मेरा मेथड है उसी के अंदर मैं इसको सिग्नेचर में ऐड कर दे रही हूँ इंटरप्टेड एक्सेप्शन का। इसका मतलब क्या है, मेरा ये मेथड जो है इंटरप्टेड एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है। तो जॉइन मेथड के केस में भी ये चीज होती है। और सेम चीज आपकी जब आप ये सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज कर रहे हो, सॉरी सिंक्रोनाइज नहीं, जब आप ये जॉइन मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हो तो भी आपका यहाँ पे थ्रोज होगा इंटरप्टेड एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन को हैंडल करना कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, काउंटर का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट को हमने काउंटर अपडेट के जब दो थ्रेड्स बनाए T1 और T2 उसके अंदर पास कर दिया, क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर एक पैरामीटर देना कंपलसरी है। फिर हमने क्या करा, थ्रेड 1 को स्टार्ट कर दिया, थ्रेड 2 को स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे ज्वाइन क्यों लगा दिया, तो ताकि मैं चाहती हूँ कि मेन थ्रेड जो है वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कब करे, जब T1 और T2 अपना एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट कर ले, उसके बाद मेन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ज्वाइन मेथड लगा दिया। और लास्ट में हम देख लेंगे काउंटर की वैल्यू, जो हमारा ऑब्जेक्ट बनाया है काउंटर, उससे हम क्या गेट कर लेंगे, काउंट की वैल्यू की कितनी, जो जब T1 और T2 ने काउंट की वैल्यू अपडेट करी तो कितनी वैल्यू आपकी अपडेटेड हुई, लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू क्या हुई। तो अब यहाँ पे आप देखिए इंक्रीमेंट हम वॉइड रन में हम क्या चला रहे हैं कि काउंट की वैल्यू में 1000 बार अपडेट करूं। तो यहाँ जितने भी थ्रेड्स बनेंगे वो सारे थ्रेड्स क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को अप टू 1000 वैल्यूज तक अपडेट करेंगे, यानी कि 1000 वैल्यूज उसकी इंक्रीमेंट करेंगे। तो क्योंकि अभी सिर्फ 2 थ्रेड चला रही हूँ तो मेरी काउंट की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 2000 आनी जानी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जैसे मैं T1 डॉट स्टार्ट करूंगी तो T1 जो है काउंट की वैल्यू को 1000 टाइम इंक्रीमेंट करेगा। इसी तरीके से T2 डॉट स्टार्ट करूंगी तो वो भी रन में जाके देखेगा, क्योंकि स्टार्ट मेथड क्या करता है, रन मेथड को इन्वोक
करता है, T2 डॉट स्टार्ट करूंगी तो T2 डॉट स्टार्ट करने से काउंट मेथड की ये वैल्यूज भी कितनी बार करेगा, 1000 टाइम्स इंक्रीज करेगा और ये भी 1000 टाइम, तो दोनों 1000 टाइम इंक्रीज करेंगे। तो जब ये दोनों थ्रेड्स कंप्लीट हो जाएंगे तब आपकी काउंट की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 2000 हो जानी चाहिए, ठीक है ना। कब, जब आप सिंक्रोनाइज यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये वर्ड यूज नहीं करते, यानी कि अगर आप ये कीवर्ड नहीं लगाओगे, तब आपकी डेटा इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो हम दोनों चीजें करके देखते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी बना रखा है ताकि टाइम सेव हो थोड़ा सा हमारा, चीजों को हम ज्यादा समझ पाए, ठीक है। देखो सेम ही चीज है, हमने एक क्लास बनाई है काउंटर नाम की, जिसके अंदर एक काउंट वेरिएबल ले लिया है, इस काउंट को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अभी मैं सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब अभी क्या है, ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम मल्टी थ्रेडिंग करवा रहे हैं, लेकिन हमने कोई सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे अचीव नहीं किया है। तो पब्लिक वॉइड इंक्रीमेंट किया, काउंट प्लस प्लस कर दिया और गेट काउंट ले लिया, ठीक है। अब मैं एक क्लास बना रही हूँ काउंटर अपडेट, जो कि किसको एक्सटेंड कर रही है, थ्रेड को। तो ये हमारे को जरूरी है क्योंकि हमें थ्रेड्स क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए हमें इसको थ्रेड क्लास या तो हम एक्सटेंड करवा लें या रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करवा लें, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमने थ्रेड क्लासेस को एक्सटेंड करवाया। अब हम क्या चाहते हैं, ये क्लास जो है मल्टी थ्रेडिंग अचीव करेगी, और इस मल्टी थ्रेडिंग के अंदर वो क्या करना चाह रही है, जो ये काउंट वेरिएबल है इसको अपडेट करना चाह रही है 1000 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि क्या ले रहा है, काउंटर क्लास का ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पास करा दिया, और रन मेथड में हमने इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्या करवा दिया, आपके इंक्रीमेंट मेथड को कॉल करा दिया, ठीक है। क्योंकि इंस्टेंस मेथड है तो इंक्रीमेंट मेथड से हम इंक्रीमेंट मेथड को हमने इस ऑब्जेक्ट से कॉल करा दिया, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में चलिए, यहाँ पे हमने क्या करा, क्योंकि हमें इसके अगर हमें थ्रेड्स बनाने हैं तो उस थ्रेड के अंदर हमें क्या पास करना है, काउंटर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप काउंटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये काउंटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा इस न्यू कीवर्ड से बन जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करा, काउंटर अपडेट जो हमारी क्लास है, ठीक है, उसके दो थ्रेड्स बनाए T1 एंड T2, ठीक है। क्योंकि दोनों आप बना रहे हो, T1 और T2 आप बना रहे हो, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो काउंटर अपडेट क्लास है उसके अंदर आपका एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो उसके अंदर आपको क्या पास करना पड़ेगा, काउंटर क्लास का ऑब्जेक्ट आप पास करोगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा होपफुली। हमने अभी तक क्या करा, सिर्फ थ्रेड को क्रिएट किया है, अभी कुछ और काम नहीं किया है। अब हमने क्या कर दिया, T1 डॉट स्टार्ट कर दिया, T2 डॉट स्टार्ट कर दिया, और लास्ट में T1 डॉट ज्वाइन, T2 डॉट ज्वाइन। ये हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि मेन थ्रेड जो है वो अपना एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट करे, जब दोनों थ्रेड जो है कंप्लीट हो जाए। अभी आप प्लीज ये देखिए, हमने अभी सिंक्रोनाइज को कहीं पे भी यूज नहीं किया है, ठीक है ना। अभी हम देख रहे हैं कि विदाउट सिंक्रोनाइजेशन हमारा आंसर क्या आता है, हमारा डिजायरेबल आउटपुट क्या है। दोनों जब T1 और T2 दोनों जब काउंट को 1000 टाइम इंक्रीज कर दें और अपना टास्क कंप्लीट कर ले, तो मेरे काउंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2000। ये मेरा डिजायर्ड आउटपुट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि विदाउट सिंक्रोनाइजेशन, हम लिख देते हैं WS विदाउट सिंक्रोनाइजेशन, और सिंक्रोनाइजेशन से हमको क्या आंसर मिलता है, ठीक है। ये डिजायर्ड आउटपुट हमारा 2000 है, हमें चाहिए क्या, 2000। अब हम देखते हैं कि जब हमने सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे नहीं लगाया, सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे नहीं लगाया, इसका मतलब कोई लॉक नहीं है इस इंक्रीमेंट पे। इस पे क्या हो सकता है, दोनों थ्रेड्स एक साथ भी एंटर कर सकते हैं, पैरेलली भी एंटर कर सकते हैं, 1 बाय 1 भी एंटर कर सकते हैं, यानी कि कोई भी इसके ऊपर आपने रूल नहीं लगा रखा, कोई भी लॉक नहीं लगा रखा। तो सिंपली क्या है, ये एक सिंपल मेथड की तरह ट्रीट होगा। और अगर आप इस पे मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ स्टार्ट करेंगे तो मल्टीपल थ्रेड्स जो है एट अ टाइम इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इसको हम रन करके देखते हैं और हमारा देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा चीजें ना कंफ्यूजिंग हो सकती है, आपको लग सकता है थोड़ा सा टॉपिक, देखो सिंक्रोनाइज वैसे इटसेल्फ बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। उसका एक प्रॉपर अपने आप में ही एक पूरा चैप्टर है, लेकिन आपको जितना एग्जाम के पर्पज से, इंटरव्यू आपके प्रोग्राम में जितना यूज आता है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। बट जो चीज मैं हमेशा कहती हूँ, प्रोग्राम के अंदर अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, देखिए आंसर क्या आया, 1000 आया। एक बार वापस एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ हमने देखते हैं, हमने सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज किया है क्या, नहीं सिंक्रोनाइज नहीं किया है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, काउंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और T1 डॉट स्टार, T2 डॉट स्टार, ठीक है। ये अभी दे रहा है, इवेंचुअली शायद हो सकता है कि ये 1 बाय 1 ही एंटर कर रहा हो, बट हो सकता है कि वैल्यूज इसकी अलग भी आ सकती है, ठीक है। ये देखिए अब क्या हुआ, अब इसमें क्या हुआ, वैल्यू कितनी आ रही है 1953, जबकि डिजायर्ड वैल्यू क्या थी 2000, यानी कि क्या हुआ होगा, अराउंड 47 टाइम्स ऐसा हुआ होगा कि इन दोनों ने सेम टाइम पे इस इंक्रीमेंट मेथड को एक्सेस किया होगा। तो सेम टाइम पे इंक्रीमेंट मेथड को एक्सेस किया होगा तो वैल्यू 2 इंक्रीज होनी चाहिए थी, जबकि वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई, 1 ही इंक्रीज हुई। वापस देखिए, आप चला के देखिए तो जितनी बार आप चलाएंगे अलग अलग टाइप की वैल्यू आएंगी। देखिए 2000 यानी कि 1 बाय 1 एंटर की,
तो अगर आप सिंक्रोनाइजेशन यूज नहीं कर रहे हैं तो आपका इस इंक्रीमेंट मेथड पे लॉक नहीं लग रहा, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि कभी आपके 1 by 1 भी एंटर कर सकते हैं और कभी आपके साथ में भी एंटर कर सकते हैं। जैसे अभी आपकी 1952 वैल्यू आई थी, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ था, उसमें वो उन्होंने क्या करा, साथ में एंटर कर लिया था, तो वो आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। बट यहाँ पे आई डोंट नो, कोइंसिडेंटली ऐसा है कि बाकी जगहों पे ये 1 by 1 ही एंटर कर रहा है, बट पॉसिबिलिटी अगर हम थोड़ी सी यहाँ पे वैल्यूज बढ़ा के देखें, फिर हम देखते हैं, सपोज यहाँ पे 10,000 तक इसको इंक्रीज करके देखते हैं, फिर देखते 10,000 करेंगे तो हमारा डिजायर्ड आउटपुट क्या हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। 10,000 बार दोनों को इंक्रीमेंट करना चाहिए। तो अब देखते हैं, अब देखिए 20,000 आ रहे हैं, यानी कि अभी भी ये 1 by 1 ही एंटर कर रहा है, बट ये वैल्यू देखो चेंज हो सकती है ना। यहाँ पे देखिए अब क्या आ गई वैल्यू, 16,350, यानी कि अराउंड 3,500 बार क्या हुआ होगा, ये इंक्रीमेंट मेथड में दोनों ने एक साथ एंट्री ली होगी और इंक्रीमेंट करने की कोशिश की होगी, ठीक है ना। तो कभी अपने मोस्टली अभी पता नहीं, लकीली ऐसा हो रहा है कि 20,000 ज्यादा बार आ रहे हैं, बट ये देखिए अब क्या आ गया, अब देखिए जैसे ही मैंने वैल्यूज बढ़ाई है ना, 1000 में ऐसा रहा होगा कि क्या पता T1 ने अपना काम, थोड़ा सा फास्ट एग्जीक्यूशन होता है तो T1 अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा, तब T2 ने स्टार्ट किया होगा। लेकिन जैसे ही मैंने वैल्यू इंक्रीज करी, इसका मतलब क्या होगा, थ्रेड को थोड़ा टाइम लगेगा चलने में, तो हो सकता है दूसरा थ्रेड भी क्या हो, पैरेलली उसके साथ स्टार्ट हो जाए एग्जीक्यूट होना, और वो इस इंक्रीमेंट मेथड को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। तो अब देखिए 17,000, यानी कि अराउंड 2,500 बार कैसा हुआ होगा कि इंक्रीमेंट मेथड जो होगा एट अ टाइम दोनों एक्सेस कर रहे होंगे और वैल्यूज को इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। एक बार और रन करके देखते हैं, तो देखिए वैल्यूज हमेशा अलग आ रही है, ठीक है ना। जब हम सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज नहीं कर रहे तो हमेशा वैल्यू अलग आ रही है, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो डेटा इनकंसिस्टेंसी हो रही है बार बार, ठीक है। कभी 17,000 आ रहा है, कभी 16,000 आ रहा है, कभी 20,000 भी आ रहा है, ठीक है ना। बट आप कह नहीं सकते हो कि डेटा आपका कंसिस्टेंट है। देखिए अब क्या आ गया, 19,000 आ गया, ठीक है। तो डेटा इनकंसिस्टेंसी हो रही है, क्यों, क्योंकि आपने इंक्रीमेंट के ऊपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं लगाया, यानी कि आपने कोई लॉक नहीं लगाया है। इसका मतलब क्या है, एट अ टाइम एक से ज्यादा थ्रेड्स इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अब अगर हम इस पे लगा दें सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है, तो देखो सिंक्रोनाइज जब हमने इस पे लगा दिया, तो सिंक्रोनाइज लगाने से क्या हो जाएगा, अब आप अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब इस पे क्या लग जाएगा, इंक्रीमेंट पे लॉक लग जाएगा। लॉक लगने से क्या होगा, अगर T1 डॉट स्टार्ट हो गया है पहले, तो T1 जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक T2 जो है इस मेथड को कॉल नहीं कर सकता। अब देखिए अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और अब देखते हैं हमारे डेटा में कंसिस्टेंसी है या इनकंसिस्टेंसी। रन करके देखते हैं इसको और फिर देखते हैं, देखिए अब क्या आ रहा है आंसर, 20,000। वापस रन करके देखते हैं, देखिए अभी भी क्या आ रहा है, 20,000। एक बार और रन करके देखते हैं, ये हमारा फाइनल काउंट की वैल्यू देखो, अब हमेशा क्या वैल्यू आ रही है, 20,000। जबकि सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज नहीं कर रहे थे तो हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, कभी 17,000, कभी 19,000, कभी 16,000। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे इस पे कोई लॉक नहीं था, तो एक साथ मल्टीपल थ्रेड्स इसको एक्सेस कर पा रहे थे। तो क्योंकि मुझे लॉक चाहिए इंक्रीमेंट पे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज कर लिया, जिससे क्या हो रहा है, आपका इस मेथड पे लॉक लग जा रहा है, जिससे कि अगर एक थ्रेड इसको एक्सेस कर रहा है तो बाकी थ्रेड्स जो इसे एक्सेस करना चाहते हैं वो किस में चले जाएंगे, वेटिंग स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका सिंक्रोनाइजेशन कैसे अचीव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। तो आज हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो जॉइन मेथड पढ़ा और एक हमने पढ़ा सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। इसका मैंने एग्जांपल आपके नोट्स में मेंशन कर रखा है ताकि आप इजीली आप इसको एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। सेम है जो हम यहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में देखा है वही सेम है। प्लीज इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको आइडिया लग पाएगा कि कैसे चीजें वर्क कर रही हैं। और इस जस्ट अ रिक्वेस्ट कि प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियोस को प्लीज शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके। और चैनल अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।